शायद जिंदगी हादसों से गुजरने का ही नाम है। पर उसी की जिंदगी में इतने हादसे क्यों होते हैं? मन बड़ा कड़वा हो आया। खिड़की के बाहर रात का अंधियारा बिछा हुआ था। पर्दा हटा दिया था। कंधे से लगा 2 साल का नन्हा शव में सिसकी भरता हुआ न जाने कब सो गया था। पर वह अभी भी उसे थपकी दे रही थी। 6 दिन का बिछड़ा सौ में इतने दिनों बाद अचानक माँ को पाकर ऐसा टूट कर गले लगा और सिसकी भर के रोया कि अर्चना के आंसू भी उसके आंसुओं में घुल मिल गए। माँ का मुंह अपनी दोनों नन्ही हथेलियों में भरकर इतने उतावलेपन से चूमता रहा कि इतने बड़े तूफान से गुजर रही अर्चना सब कुछ भूलकर उसी में लीन हो गई थी। कमरे में घूम घूम कर गोदी में झुलाकर चुप कराया उसने सौम्य को। खिड़की से बाहर काले अंधकार की तरह ही काल उसका गुजरा कल भी है, वर्तमान है और शायद भविष्य भी। क्या ताउम्र वह पीछे छूट चुके अतीत के गलियारों में ही भटकती रहेगी? उन हादसों को गुजरे भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पर लगता है सदियां गुजर गईं और वह एकदम बूढ़ी हो गई है। कितनी बड़ी थी तब वह। सारी स्मृति उसकी आंखों से गुजरने लगी। बाबूजी की सरकारी नौकरी थी। हमेशा ट्रांसफर होता रहता, शहर बदलते, कॉलेज बदलते, पड़ोस बदलते। पर इस बार पहली बार वो एजुकेशन वाला कॉलेज मिला था उसे, जहाँ पर हर कदम पर सीटियाँ सुनाई देती, तरह तरह के फिक्रे सुनाई देते। इसी कॉलेज में एक दिन नीरव से टक्कर हो गई। 2 साल सीनियर था, पर रैगिंग करने वालों से उसने अर्चना को खूब बचाया। और फिर बचाने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि दोस्तों में वह नीरव की खास मित्र की तरह पहचानी जाने लगी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब कॉलेज जाने का मकसद सिर्फ एक दूसरे से मिलना भर ही रह गया था। किताबें एक ओर सरका कर एक दूसरे का हाथ थामे घंटों बतियाते हुए वक्त कब गुजर जाता होश ही नहीं रहता। पार्क का वह झुटमुट सबकी निगाहों की ओट में था, इसीलिए वहां घंटों बातें होती रहती थीं। माथे पर उड़ आई लटों को संवार देना, गालों पर हाथ फेरना, सब चलता था। लेकिन उस दिन नीरव के हाथ उसे जकड़ते गए। कसती हुई गिरफ्त से छूटने की कोशिश भी की थी उसने, पर गर्म सांसों और लजरते हाथों के आगे धीरे धीरे रहा सहा होश भी गवा बैठी थी। नाना करते हुए भी गुनाह के आगे समर्पित होती चली गई थी। किया तो दोनों ने ही था, पर सजा उसे मिल गई अगले ही महीने में। पार्क की जिस झुरमुट में यह गुनाह कर बैठे थे, उसी में सहमते हुए डबडबाई आंखों के साथ उसने नीरव को सूचना दी थी। पूरा भरोसा था कि वह साथ जरूर देगा, पर बात ऐसे पलटेगी उसे आभास ही नहीं था। वह कहने लगा, अरे कैसी मॉडर्न लड़की हो, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया? एबॉर्शन करा लो, जान छुड़ाओ। अभी तो पढ़ने और मौज मस्ती के दिन हैं, फिर तो सारी जिंदगी कमाने और गृहस्थी चलाने में ही पिस जाएगी। वह चक्की सी अर्चना उसे ताकती रह गई थी। भारी स्वर में इतना ही कह पाई, हाँ बेवकूफ़ तो हुई ही, मॉडर्न जमाने की हूँ, पर इतनी दूर जाने की नहीं सोच पाई थी। फिर भुगतो ना अब। क्यों, तुम्हारा कोई दोष नहीं? कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी, और फिर मैं क्यों भुगतूं? और अभी तो मेरी सारी पढ़ाई बाकी है, करियर है, भविष्य है। क्या मेरी पढ़ाई, मेरा भविष्य, मेरा करियर कुछ शर्त नहीं रखते? या अनचाहा वो सिर्फ मैं क्यों ढूंढूं? तो फिर निकाल फेंको ना। उकताहट भरा स्वर था। तो यही तुम्हारा अंतिम निर्णय है? तुम अपना कोई भी दायित्व तो नहीं लोगे? पैसे की मदद चाहिए तो बोलो, देने को तैयार हूँ। चौंक कर अर्चना ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर अफसोस का कोई भाव नहीं था। आंसुओं को निर्ममता से पोंछकर उसने पलट कर कहा, आपका दिया यह एक दान ही मेरे लिए बहुत है। इसका दायित्व उठाने से तुम पीछे हट सकते हो, पर मैं तो नहीं हट सकती। तुम्हारा फैसला मुझे स्वीकार नहीं। जैसा भी होगा मैं इस दायित्व को अकेले निभा लूंगी। और निरुत्तर नीरव को चुपचाप छोड़कर वह सदा के लिए उस कुंज और नीरव की दुनिया से बाहर निकल आई थी। घर में तो कभी न कभी बात खुलनी ही थी। एक आंधी सी उठी थी बंद कमरों में, जहाँ सिर्फ वह थी, माँ थी और बाबूजी थे। चुप बैठी वह सुनती रही सब। ना तो अपने फैसले से डिगी, ना ही नाम बताया। क्या फायदा? जो जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहता उस पर थोपने की जरूरत भी नहीं। आखिरकार कॉलेज की पढ़ाई बीच में छुड़ाकर समय से पहले बहुत दूर पहाड़ों में अकेली बसी माँ की दूर की विधवा बहन के घर जाकर रहना पड़ा। विधवा का खिताब ओढ़कर बच्चे को वहीं विधवा मौसी के पास छोड़कर आना पड़ा। बाबूजी नए शहर में आ गए थे ट्रांसफर लेकर। वहीं कुंवारी बनकर आगे की परीक्षाएं पास कर वह बैंक की परीक्षा देने लगी। नौकरी करती लड़की की आजकल ज़्यादा डिमांड है, वह अनुभवी बाबूजी जानते थे।
और अपने तगड़े सोच से उन्होंने उसे बैंक में अच्छे स्थान पर स्थापित कर दिया। विधिवत घर वर ढूंढा और सुयोग्य पात्र से फेरे फिरवा दिए गए। वे मुक्त हो गए। मोहित और अर्चना की गृहस्थी सुख से बस गई। अर्चना खुश थी, उसका अपना घर था, पति था, समाज में सिर उठाकर चलने का वजूद था। माँ और बाबूजी ने उसके अतीत के उन पृष्ठों को कसकर बांध कर रख दिया था और न खोलने की हजारों चेतावनी दी थी। फिर भी कभी न कभी तो मन पुरानी यादों पर व्याकुल हो ही उठता है। और ऐसे में आया गर्भ में सबकी निगाहों में उसका पहला शिशु, जो था तो दूसरा ही। वही उबकाइयां, वही सिर का भारी होना। पर अब की बार कितना फर्क था। मनुहारों की कमी नहीं थी। दूर बसी सास पास आ गई। 5वां महीना लगते ही हर कदम पर सीख देती, स्नेह करती। डॉक्टर के पास जाने के हर मौके पर मोहित साथ होता, फल और टॉनिक ले आता। तुम आराम करो, नौकरी छोड़ दो, मैं हूं ना, की सिफारिश करता। मम्मी जी भी साथ देती। अरे भाई, घर बैठो, आराम करो, कहीं घूमो फिरो, फिर तो छोटे बच्चे के साथ कहीं आना जाना मुश्किल हो जाएगा। जितनी मौज करनी है कर लो। कभी स्टोर रूम में रखे पुराने संदूक खोल अपने ब्याह के कपड़े दिखाती, कभी धूप लगवाती, तो कभी चाव से एल्बम निकाल लाती। दूर दराज के सभी संबंधियों से जो शादी में आए थे और जो ना आ सके थे, उनका परिचय फोटो से ही कराने लगती। देखो बहू, यह है मोहित, जब 10 महीने का था। यह है नंद गोपाल भाई साहब का बड़ा बेटा संजय, और यह रही उनकी छोटी बेटी सुमिता, और यह उसका पति नीरव है। ये बोस्टन में रहते हैं, 2 बच्चे हैं, वहीं सेटल हो गए हैं। ठंडी सांस लेकर मम्मी अगला पृष्ठ पलटने लगी। नीरव का फोटो देखकर धक सी रह गई। अर्चना बाहर आ गई, लेकिन यह सोचकर कि इतनी दूर बसा ब्याह अब यहाँ क्या पलट कर आएगा। उसने खुद को सांत्वना दी। मोहित के बार बार कहने पर भी वह नौकरी करती रही। उसकी मनुहार लेने वाले, हर इच्छा को पूरी करने वाले चारों ओर छाए हुए थे, और वह थी कि बेटे को गोद में लेते ही पहले को याद करके फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसे तो जी भरकर देख भी नहीं पाई थी। अब तो शकल भी बिसर गई है। होता है, होता है। सासू माँ ने अनुभवी गर्दन हिलाई थी। पहलौठी के बेटे पर खुशी के मारे आंसू ही निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे अर्चना ने गोद में आए इस दूसरे बेटे के साथ पहले को जीना सीख लिया। इसने करवट ली पहली बार तो उसने भी इसी महीने में ली होगी। अब यह घुटने चलने लगा तो उसने भी इन्हीं दिनों में सीखा होगा। पर इसे वो क्या क्या नहीं खिलाती, कभी जूस तो कभी दूध बिस्किट। वह बेचारा तो ये सारे स्वाद जानता भी नहीं होगा, और तब इसके इतने सालों से रुके आंसुओं का बांध टूट जाता। उसका तो वह कुछ भी नहीं जानती, नाम तक नहीं जानती। उसके एक एक रुपए का हिसाब मोहित रखता है। चाह कर भी वह कभी कुछ कर नहीं पाई। माँ की सख्त हिदायत थी, गांव है, जो कहानी गढ़ी गई है उसी पर कायम रहना, ऐसा कुछ न करना कि लोगों की आवाजें खुलें। जाने वह किस पहाड़ी मदरसे में जाता होगा, किसकी छवि उस पर होगी। कितना जी चाहता है कि 4 दिन की ही छुट्टी लेकर एक बार वह गायब हो जाए और उसे देख आए। पर हर छुट्टी में मोहित साथ होता, लिहाजा इस बारे में सोचने का तो सवाल ही नहीं उठता था। इतने दिन साथ रहकर वह मोहित का जिद्दी अड़ियल स्वभाव बखूबी समझ गई थी। जो ढका है ढका ही रहे, इसी में सबकी भलाई है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और ऐसे में फिर दूसरा हादसा हुआ। माँ बाबूजी सिंगापुर गए थे 10-12 दिन के लिए। किसे खबर दी कि ऊहापोह से निपटती छोटी बहन ने घबराकर अर्चना को ही फोन लगा दिया। माँ की बहन चंदा मौसी, जो अल्मोड़ा के पास किसी गांव में रहती हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। असल में उनका बेटा सन्नी कार की चपेट में आ गया था। उसे बचाने की कोशिश में मौसी ज्यादा घायल हो गई हैं। वे और सन्नी शहर के अस्पताल में सीरियस कंडीशन में लाए गए हैं। वे माँ को याद कर रही हैं और आपको भी। अभी सिंगापुर माँ से बात की है तो माँ 10 दिन पहले नहीं आ सकती हैं। उनका हाल सुनकर कह रही हैं कि आपको जाना हो तो चली जाओ। जल्दी जल्दी सूटकेस में सामान डालती परेशान हाल अर्चना को तब मोहित ने ही संभाला। मौसी और उनका बेटा इतने भयानक वक्त से गुजर रहे हैं, तुम जरूर जाओ। सौम्या को मम्मी और आया संभाल लेंगे, मैं भी साथ चलता हूँ, शायद मेरी जरूरत हो वहाँ। साथ सफर करते, स्टेशन पर उतरते, अस्पताल साथ साथ पहुँचे। मोहित को लेकर जितनी घबराहट उसके मन में हो रही थी वही समझ रही थी। बाबूजी के कसकर बांधे गए पृष्ठ समय की मार से फड़फड़ाकर खुलते दिख रहे हैं। स्टेशन से सीधे अस्पताल ही पहुँचे। यंत्रों से घिरी मौसी के बेसुध तन के पास में बेहोश लेटे 6 साल के सन्नी को देखकर अर्चना के आंसुओं का बांध टूट गया। उससे लिपटती रोती अर्चना पर मोहित को प्यार के साथ साथ ताज्जुब भी हो आया, और ताज्जुब तब और भी गहराया
जब साथ बैठी महिला ने अर्चना को संभालते हुए उसे बार बार सांत्वना दी। बिटिया, तेरा बेटा बच जाएगा, इतनी दुखी मत हो, प्रभु हैं। बहन जी ने अपनी जान की परवाह न कर उसे बचाया है, भगवान उनकी जरूर सुनेंगे। तेरा बेटा, तेरा बेटा। हजारों डंक मोहित के कानों में चुभने लगे। स्तब्ध सा वह पास में खामोश बैठा रहा। जाने किसकी पुकारों से सन्नी बच गया। अगली सुबह मौसी को भी होश आ गया। मोहित ने मौसी के होश में आते ही पहला सवाल पूछा, मौसी, यह सन्नी किसका बेटा है? भगवान के दरवाजे पर आती जाती मौसी चुप ठिठक गईं। झूठ बोला नहीं जा रहा था और सच कैसे कहें। मोहित सन्नी मेरा ही बेटा है। अर्चना ने आखिरकार सच्चाई बता ही दी। उसकी शंका को सच का बहाना मिल गया। मोहित के मन में उठती हुई आंधी ने बवंडर का रूप ले लिया। गुमसुम सा मोहित लौटने लगा। चुप सी अर्चना भी साथ हो ली। पूरे सफर में अर्चना के मन में वही उमड़ घुमड़ होती रही। जाते वक्त सन्नी का चेहरा अनजाना था, अब चेहरा परिचित हो गया था। पर मोहित क्या सोच रहा है, आगे क्या होगा, मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। उधर मोहित अलग भरा बैठा था। ब्याह को 4 साल होने को आए, एक बार भी अर्चना के स्वर से यह सच नहीं खुला। पेट की कितनी गहरी है, इतने बड़े झूठ के साथ आने वाले साल कैसे कटेंगे। बड़ा मुश्किल लगने लगा अब सब कुछ। घर पहुंचते ही 6 दिन का बिछड़ा सौम्य टूटकर माँ के गले लग गया। उसे पुचकारती बेहाल होती जा रही थी वह। मृदुप सा उसे दिखता हुआ मोहित बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। बाहर आया तो पाया कि मम्मी जी अपने कमरे में जा चुकी थीं। अर्चना खिड़की के पास पत्थर से खड़ी चुपचाप बाहर अंधेरे में किसी को ढूंढती टटोलती सी खड़ी थी। सौम्य गोदी में कब का सो चुका था। आया मेज पर कब की चाय रख गई थी। चुपचाप पलंग पर बैठकर मोहित ने मेज पास में खींच ली। उसने निर्णय ले लिया था, अर्चना, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज शादी को 4 साल हो गए, एक बार भी तुमने जरा सा भी इशारा तक नहीं किया कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और इस हद तक आ चुका था कि इतना बड़ा धोखा। लोग समझौता कर लेते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर मैं इस इंतजार में पड़ने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। मैं 2 टूक बात करना जानता हूँ। मैं इस तरह की दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। हर वक्त तुम्हारी ओर निगाहें उठते ही मेरे मन में नफरत उठने लगे, शंकाएं सिर उठाने लगे। तुम्हारा विश्वासघात नहीं सह सकता। अतः रास्ते भर मैंने खूब सोचा, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं, तो वर्तमान और भविष्य से भी नहीं है। तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो वैसे जियो। अभी तो जिंदगी का पूरा सफर सामने पड़ा है और ऐसे के साथ यह सफर तय करना मेरे लिए नामुमकिन है। सौम्य को छाती से लगाए अर्चना चुप बैठी रह गई। उसे इस बात का हमेशा डर था। माँ बाबूजी भी इसी सहम से भरे थे। पुरुष का अहम बड़ा कड़ा होता है, भले ही उसकी जिंदगी में पत्नी से पहले या बाद में कितनी ही आती रहें, पर पत्नी की जिंदगी में उसे पहला पुरुष ही होना है और अंतिम भी। इन 4 सालों में ही वह मोहित की आदत व स्वभाव समझ गई थी और इसी से खामोश बनी रही। पर भेद ऐसे खुल जाएगा, किसे पता था। सच्चाई पता चलने पर एक बार राहत की सांस आई थी। लगा था पत्थर सा बोझ छाती से हट गया है, पर मोहित का गंभीर होता चेहरा देख देख कर वही बोझ चौगुना बढ़ रहा था। अब इन 2 टूक बातों के आगे मनुहार की क्या गुंजाइश है? क्या पांव पकड़कर रोने पर भी माफी मिलने की उम्मीद है? ठंडी सांस से बदन सिहर गया। सिर उठाकर उसने पूछा, यह हादसा मेरी जिंदगी में क्यों हुआ? किसने किया? इस सब से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। शायद तुम्हारी निगाह में मैं अपवित्र, झूठी, मक्कार हो गई। तुम्हारे लिए मुख्य बात यह हो गई है कि तुम मेरे साथ अब जिंदगी नहीं बिता सकते। जो है तूफान मेरी जिंदगी में लाया, वह आराम की जिंदगी जी सकता है सिर्फ इसलिए कि वह पुरुष है। खैर, तुम्हें मेरे अतीत से कोई सरोकार नहीं, जबकि यह तुम भी जानते हो कि औरत के गर्भ में बच्चा कोई पुरुष ही डालता है, चाहे रेप करके या प्यार का झूठा दिलासा देकर। पर तुम्हें उस सब से तो कोई मतलब है ही नहीं। खैर, तुम जब भी कहोगे मैं तुम्हारे इस घर से चली जाऊंगी। तुम्हारे डाइवोर्स पेपर में कोई अड़चन नहीं आएगी। सौम्य और मेरा गुजारा तनख्वाह में मजे से हो जाएगा। 1 मिनट सन्नाटा सा छाया रहा, फिर मोहित का ही कड़वा स्वर आया था, सौम्य, भला वह तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? जिस स्त्री के साथ मैं जिंदगी नहीं काट सकता, उसके पास रहने की इजाजत अपने बेटे को कैसे दे सकता हूँ? उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। वह इस कुल का है, वह यहीं रहेगा। तुम्हें अपने लिए कुछ चाहिए तो हर महीने दे दूंगा। क्यों? वह अकेला इस कुल का कैसे हो गया? पैदा तो उसे इसी कुल की अपवित्र मक्कार बहू ने किया है। तुम्हारा उस पर क्या हक है? तुमने तो 2 क्षण का आनंद भर लिया था, जो अपना योगदान दे गया, पर सारी तकलीफें तो उसके पेट में आने के बाद से मैंने ही झेली हैं और आज उस पर मेरा हक ही नहीं रहा।
वाह क्या खूब है। एक क्षण रुककर उसने गौर से मोहित का चेहरा देखा और एक निर्णय लिया। पता है तुम्हें सन्नी किसका बेटा है? सुन लो आज तुम भी। तुम्हारे ही चचेरे बहनोई नीरव ने मुझे यह सौगात कॉलेज के दिनों में दी थी। मेरे मना करने पर भी कितना कहा था शादी कर लो, पर वह साफ मुकर गया। उसे अपनी नौकरी, अपना भविष्य दिख रहा था। तब वह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी भूल थी। उसे हटा दो या पैदा करना है तो खुद भुगतो, यह कहकर सब जिम्मेदारी से मुक्त होकर अलग हो गया था। और आज जब शादी के बाद सौम्य पैदा हुआ है तो सब तुम्हारा ही है, उस पर मेरा जरा सा भी हक नहीं रहा। वाह, शादी से पहले तो औरत का है और शादी के बाद हो तो पुरुष का हो गया, उस पर औरत का हक ही नहीं रहा, जबकि पैदा दोनों को उसी ने किया है। दोनों बार वही तकलीफें झेली, वही शारीरिक मानसिक दुख सुख भोगे। वाह रे पुरुष का न्याय। भौचक्के मोहित के चेहरे से निगाहें हटाकर अर्चना फपक फपक कर रो पड़ी। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। 2 मिनट बाद अपने पर काबू पाते हुए अर्चना ने आंसू पोंछ डाले। बहुत हो गया, 4 पैसे हाथ में दे देने से तुम पुरुष सब कामों से मुक्त हो सकते हो, जो भी चाहे कर सकते हो। उसने भी मोल चुकाने की बात की थी, सो वही तुम भी कर रहे हो। मैंने न तब लिया था न अब लेना है। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद संभालूंगी। सन्नी की जिम्मेदारी अकेली मेरी थी, जो मैं पूरी नहीं कर पा रही थी डर से। अब गांव से उसे बुलाकर अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उसका भविष्य संभालने का दायित्व मेरा है। और एक भ्रष्ट माँ की कोख से जन्मे बच्चे से तुम अपना घर आंगन क्यों पवित्र करते हो? सौम्य की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। तुम दोनों ने मुझे जो भ्रूण दिए हैं बच्चों के रूप में, वही देना भरपूर है मेरे लिए। मुझे और कुछ भी नहीं लेना है तुमसे। एक क्षण रुककर उसने चुप बैठे मोहित के चेहरे पर आंखें गड़ाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, किसी भी शर्त पर सौम्य को मैं नहीं दूंगी, ये समझ लो। डाइवोर्स पेपर पर शांति से साइन करने की मेरी यही शर्त है, और तुम उसमें अड़ंगा लगाओगे तो मैं तुम्हारी निगाहों में तो नीच गिरी हुई औरत हूँ ही, तो फिर कोर्ट में खड़े होकर तुम्हारे खानदान की नीचता साबित करने में मैं भी नहीं हिचकिचाऊंगी। मोहित के उत्तर का जवाब किए बिना ही अर्चना पलंग से उठ खड़ी हुई। दृढ़ कदमों से सौम्य को छाती से लगाए कमरे के बंद दरवाजे खोलकर वह बाहर निकल आई। अब हादसों से गुजर जाने की ताकत उसमें और भी आ गई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।